हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ था, आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ये वो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जो आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं वो किस किस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाया जाएगा। और चांसेस यही होते हैं एसएल में कि थियोरिटिकल जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट जो थ्योरी रिलेटेड होते हैं उनको हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके आपको दिखा दिया जाता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कोई भी एक कैलकुलेटर, ठीक है, पीवी या वे जो टेबल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश और हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज आप प्रेफर करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब यहाँ से आपके चालू होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हम कहें ए और बी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। 4 नंबर का ये है, 5 नंबर का ये है। टोटल ए और बी को मिलाकर आपका 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ठीक है, वहीं और वाले ऑप्शन में भी सेम चीज दी गई है। 4 नंबर का ये वाला पार्ट है आपका, और 5 नंबर का आपका ये वाला पार्ट है, तो 9 नंबर के हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपका हर एक क्वेश्चन लगभग 9 नंबर का होगा। ठीक है, 9 नंबर का होगा, उससे छोटे भी हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन बड़े भी हो सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका वेल्थ से रिलेटेड, कि वेल्थ मैक्सिमेशन इज अ better is a better citizen than profit maximization, डू यू अग्री, एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना एक अच्छा तरीका है आपको अपने प्रॉफिट के बढ़ाने के मुकाबले। ठीक है, कि मतलब आपका जो प्रॉफिट है अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप अपने वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, मतलब मैक्सिमाइज करिए। ठीक है, अगर आपको इस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, आपको क्यों अग्री है। ठीक है, ये सेकंड में पूछा गया, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट अ सम ऑफ 2 लाख इन अ बैंक अकाउंट on which interest is credited at 10% per annum. How much amount can be withdrawn annually for a period of 15 year? 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए और जिसपे उसको इंटरेस्ट मिलता था 10 रुपए। ठीक है, मतलब 10% मिलता था एनुअली, 10 रुपए नहीं, 10% आपको एनुअली जो है इंटरेस्ट मिलता था। अब यहाँ पे बात करी गई है कि 15 साल तक, मतलब वो कितना अमाउंट जो है, हाउ मच अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। ठीक है, 15 साल तक हर साल मतलब सालाना कितना रुपया निकाला जा सकता है बैंक से, ठीक है, विड्रॉ किया जा सकता है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि आपका इतना इंटरेस्ट बन रहा है, उसके बाद आप इतना निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सेकंड में पूछा गया है ए और बी में, चाहे तो आप ऊपर के दो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे के दो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ए में आपसे पूछा गया, व्हाट इज मेंट बाय फ्रेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, हाउ आर द प्रेजेंट वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी गई है, या स्टेटमेंट कहें या फिर हम कहें फ्रेज, जिसमें लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको समझना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि हाउ आर प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेटेड। जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, वो किस प्रकार से कैलकुलेटेड की जाती है, मतलब उसकी कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो कि फिर एक न्यूमेरिकल रिलेटेड है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ 11,000 रुपीज एंड देन रिसीव रिटर्न 800 रुपीज पर एनुअली। ठीक है, परपेचुअली, should this offer be accepted if the rate of interest 8% will be decision change if the rate interest is 6%। ठीक है, तो एक कंपनी जो है फाइनेंस रिलेटेड, उसने 11,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं, उसके ऊपर वो 800 रुपए जो है वो सालाना उनको मिलता है, रिटर्न के तौर पे मिलता है। अब ये एक ऑफर है, शुड दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड, क्या ये ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए इफ द इंटरेस्ट रेट 8%, अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो क्या इस ऑफर को जो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। विल द डिसीजन चेंज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, और अगर क्या डिसीजन चेंज हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो। ठीक है, तो आपको ये बताना है। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से आ जाता है, जिसमें ए में आपसे पूछा गया है, वाई इज इट पॉसिबल फॉर IRR and NPV method to result the different ranking of investment proposals. Which will you prefer in which situation and why?
ठीक है। तो व्हाई इज इट पॉसिबल फॉर IRR एंड NPV मेथड्स टू रिजल्ट इन डिफरेंट रैंकिंग। ठीक है, जो जो दो मेथड्स हैं IRR और NPV मेथड जो है रिजल्ट इन डिफरेंट रैंकिंग, जो कि रिजल्ट करते हैं डिफरेंट रैंकिंग में, ठीक है, ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल होता है उसमें अलग अलग रैंक करते हैं ये दोनों मेथड, तो इनके बारे में आपको बताना है, पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछेगा विच विल यू प्रेफर, आप इन दोनों में से कौन सा मेथड को प्रेफर करेंगे और किस सिचुएशन में प्रेफर करेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट है, वो आपका 6 नंबर का है। बी वाला पार्ट आता है, यहाँ पे आपको एक कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया है, ठीक है, कि ACC लिमिटेड हैज अ मशीन which has purchased 5 year ago of 10 lakh rupees, has a book value of 4 lakh rupees, and has a remaining useful life of 5 years. A new machine costing 20 lakh is available. It has the same capacity as that of old machine but will result in saving the variable cost of extent 7 lakh rupees per annum. The new machine also has a life of 5 years, after which it can be disposed of 2 lakh rupees for the 2 lakh rupees. The income tax rate 40% applicable on a both revenue as well as capital income, and expected return on investment is 12% annually. The old machine, if sold today, will release rupees 1 lakh and is not going to have any slavage value 5 years from now. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी यूज्ड। यहाँ पे अब आपको जो मैंने स्टेटमेंट पूरी पढ़ के बताया, एक डेटा दिया गया है, मतलब एक कंडीशन बताई गई है, ठीक है, तो वहां पे आपको डेप्रिसिएशन का जो स्ट्रेट मेथड है उसको यूज करके बताना है। एडवाइस इफ कंपनी शुड रिप्लेस ओल्ड मशीन, कंपनी को एडवाइस भी देनी है आपको, पहले तो आपको डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसका यूज करके एक्सप्लेनेशन देनी है, जो कैलकुलेशन है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपनी को एडवाइस देनी है कि क्या उन्हें मशीन को रिप्लेस करना चाहिए विद न्यू वन और नॉट, ठीक है, मतलब जो उनकी ओल्ड मशीन है जो उन्होंने पहले खरीदी, क्या उसको रिप्लेस करके नई मशीन लेनी चाहिए जो कि 20 लाख रुपीज की है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन रिलेटेड होता था 12 नंबर, ठीक है। अब देखिए ये 12 नंबर का है और ये आपका जो इससे ऊपर का था वो 6 नंबर, टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 18 नंबर का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है वो और के ऑप्शन के साथ आपको फिर से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको फिर से बताया गया है द पेबैक पीरियड इज मोर a method of liquidity rather than profitability. Explain the statement explaining paybook methods of capital budgeting. Also explain the discount payback period is an improvement over a traditional payback period method. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को आपको क्लियर करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग पेबैक मेथड है, पेबैक के जो मेथड्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है जो स्टेटमेंट बताई गई है शुरुआत से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर जो स्टेटमेंट बताएगी आपको इसको एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ पेबैक के जो मेथड्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। ऑफ कैपिटल बजटिंग, जब कैपिटल की बजटिंग होती है तो उसमें पेबैक के जो मेथड्स होते हैं वो आपको इतना हो जाता है। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ डिस्काउंटेड पेबैक, जो डिस्काउंटेड पेबैक होते हैं पीरियड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड मेथड। ट्रेडिशनल पेबैक मेथड के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है वो एक इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्यों इंप्रूवमेंट है, ये भी आपको अपने हिसाब से बताना है। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन को देखें तो सेम आपका ऊपर वाले की तरह है, यहाँ पे कंप्लीट डेटा दिया गया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड होने के चांसेस उनके काफी कम होते हैं, ठीक है, तो आप इनके डेटा को पढ़ के यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। अब इसमें यह पूछा गया है कि आप कह सकते हैं ना एक प्रकार से जो डेटा दिया गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ, ठीक है। अब आपको 2 प्रोजेक्ट के बारे में डेटा दिया गया है, तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि भाई कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए ऑन अ बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसके बेसिस पर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इसके बेसिस, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू आप कह सकते हैं ना कि बेसिस पर कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाना चाहिए आपको बता रहा है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड बाय फॉलोड एंड वाई, अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है दोनों के बीच में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कौन से रास्ते को चुनना जाना चाहिए और क्यों, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना। ये हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें फिर से आपको डेटा दिया गया है कंपनी से रिलेटेड, 2 कंपनियां हैं, ठीक है, स्टार लिमिटेड और वक्स लिमिटेड। वो अपने क्लास में क्या है रिस्क पर है, ठीक है, और आइडेंटिटी के ऑल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट। एक कंपनी क्या करती है डेप्ट का यूज करती है, एक कंपनी डेप्ट का यूज डज नॉट यूज डेप्ट, जो कि डेप्ट है उसको यूज करती है, को कंपनी नहीं करती, ठीक है। उनके पास 10% का डिवेंचर कैरिंग है 10% रेट पर। बोथ द फर्म अर्न 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि दोनों की दोनों कंपनियां या फर्म कह सकते हैं 20% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अर्न करती हैं ऑन देयर टोटल एसेट
ऑफ 20 लाख, जो कि उनका टोटल एसेट है 20 लाख, उसके ऊपर। बोथ कंपनीज हैव सेम कैपिटलिज्म रेट 15% ऑन ऑल इक्विटी शेयर्स। जितने भी इक्विटी के शेयर हैं उसके ऊपर उनका कैपिटलिज्म का 10% 15% है, ठीक है। You are required to compute the value of Star Limited and Bucks Cafe Limited using net income approach। अब आपको यहाँ पे बस एक ही चीज पता करके बतानी है, क्या करनी है, कंप्यूट करना है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ स्टार लिमिटेड और पक्स कैफे लिमिटेड, इन दोनों की आपको वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है, और वो भी किस चीज को यूज करके, उनकी नेट इनकम को यूज करके, ठीक है। नेट इनकम का जो अप्रोच है उसको यूज करके आपको ये बताना है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बी में आप देख सकते हैं कि भाई लेंसकार्ट कंपनी हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन जुलाई 1 2023। अब यहाँ पे लेंसकार्ट से रिलेटेड कुछ डेटा दिया गया है, ठीक है। द शेयर ऑफ द करंटली सेल्स ऑफ 25, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे डिविडेंड। जो कंपनी है वो डिविडेंड पे करेगी ₹2.5 का पर शेयर, विच विल ग्रो एट 7% फॉर एवर, ठीक है, जो कि आगे जाके ग्रो हो जाएगा 7% हमेशा के लिए। फिर अब बात करते हैं अज्यूम अ 30% टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विजिटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जो करंट में कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या बताना है, किस चीज को कैलकुलेट करना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है, मतलब उसका कैलकुलेशन करके बताना है। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 9 नंबर का आपका ए था, 9 नंबर का आपका बी है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। 9 नंबर का आपका ए था, 9 नंबर का आपका बी है। यहाँ पे सी वाला पार्ट आ जाता है, सी वाला पार्ट भी आपका 9 ही नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, वाई मस्ट द फाइनेंस मैनेजर कीप इन माइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इन इवेल्युएटिंग वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स, ठीक है। अब जो फाइनेंस मैनेजर होता है, ठीक है, उनको जो डिग्री है, माइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जो उनकी फाइनेंशियल लेवरेज की डिग्री है, ठीक है, इन इवेल्युएटिंग, जब वो इवेल्युएट करते हैं वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स, जब वो फाइनेंस के अलग अलग प्लान्स को इवेल्युएट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो उस समय when does financial leverage become favorable, explain the purpose of measuring operating leverage in a different from that a financial leverage, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे बताना है, मतलब ये थियोरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें फाइनेंस मैनेजर के बारे में बात करी गई है और जो उनकी फाइनेंशियल डिग्री होती है और जो फाइनेंशियल लेवरेज है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब सी वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम और वाले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच, इन दोनों चीजों के बारे में आपको बताना है कैपिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है। बी में आपसे पूछा गया द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू फर्म्स भारती लिमिटेड एंड भारती लिमिटेड। ये दो कंपनियां हैं, जो फर्म है, ठीक है, इनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट लेवरेजेस फॉर बोथ द फर्म एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन देयर रिलेटिव रिस्क पोजीशन। जो उनके रिलेटिव रिस्क पोजीशन है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है और बताना है कि भाई कितनी ज्यादा रिस्क में है, नहीं है, ठीक है। और जो उनका लेवरेज है वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है बी। यहाँ पे सी आ जाता है, बजाज लिमिटेड है द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बजाज लिमिटेड जो है उसका यहाँ पे फॉलोइंग जो डेटा है वो बताया गया है। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका 9 नंबर का ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसके चेंजेस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन गोडन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन। जो डिविडेंड डिसीजन का गोडन्स मॉडल है वो आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट आर द अजम्पशंस, और अजम्पशंस क्या है, ठीक है, उसमें ये भी आपको बताना है। इज द वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्टेड बाय इट्स डिविडेंड पॉलिसी एज पर दिस मॉडल। और क्या जो कंपनी या फिर हम कहें फर्म डिविडेंड देती है, उनकी डिविडेंड पॉलिसी होती है एज पर द मॉडल, जो उनका मॉडल होता है उसके बेसिस पर वो डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पहले से ही लिखा है, तो क्या वो जो पॉलिसी है वो अफेक्ट करती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पता है। जो उसकी वैल्यूज हैं क्या वो अफेक्ट होती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपका 6 नंबर का था, बी में आपसे पूछा गया एज पर एमएम अप्रोच द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, यूज द डेटा गिवन बिलो टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। अब क्या है कि एज पर एमएम अप्रोच के मुताबिक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो पेमेंट है डिविडेंड की, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की जो वैल्यू है या किसी कंपनी की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको अफेक्ट नहीं डालती अगर कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डेटा का यूज करके उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब प्रूव करना है।
कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ये डेटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या ऑप्शन के साथ हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ए में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, व्हाई डू फर्म फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, ठीक है। आपको पहले स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करनी है, और फिर जो अलग अलग फर्म्स हैं फॉलो पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। बी वाला पार्ट आता है जिसमें पूछा गया था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द एनएमएन लिमिटेड, ठीक है। एलएमएन जो लिमिटेड है उससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग चीजों को क्या करना है, जो कैलकुलेटेड है वो करके बताना, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग द क्रेडिट पीरियड ऑफ अ फर्म। किसी फर्म का जो क्रेडिट पीरियड होता है उसको लेंथनिंग मतलब बढ़ाना या छोटा करना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। 5वें का बी में आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। अब डेटा पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। द फर्म एंजॉय द क्रेडिट ऑफ 15 days ऑन इट्स परचेज एंड अलाउ 1 month क्रेडिट ऑन इट्स सेल्स। देयर इज एन एडवांस ऑफ 50,000 रुपीज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब और वाले ऑप्शन के साथ देखें तो यहाँ पे और का ऑप्शन आ जाता है 5वें में। ए में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, आपके आपके मतलब से मतलब आपकी तरह आप अपने शब्दों में बताएंगे कि आपका क्या मतलब है वर्किंग कैपिटल से। डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ फर्म, ठीक है। और आपको डिटरमिनेंट्स भी बताने हैं वर्किंग कैपिटल के नीड्स ऑफ द फर्म, किसी फर्म के। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। एक बी में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको फिर से कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड आखिर में जस्टिफाई बाय कैलकुलेशन दैट द चेंज इस पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर जो डेटा दिया गया है अब उसमें चेंजेस किए जा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है, कैलकुलेट करके ये बताना है कि जो भी पॉलिसी में चेंजेस किए जा रहे हैं वो कंपनी के बेनिफिशियल के लिए है, मतलब कंपनी से उसको लाभ जरूर होगा। तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है।